तो इस वीडियो में हम मेज़रमेंट ऑफ इन्फ्लेशन से स्टार्ट करने वाले थे। तो मेज़रमेंट ऑफ इन्फ्लेशन से देखते हैं। इसमें बेसिकली हम WPI और CPI को कंपेयर करेंगे ऑन वेरियस पैरामीटर्स। मीनिंग क्या है, फोकस ऑन क्या है, पब्लिश कब हुआ था एंड ऑल दोस थिंग। सो बेसिकली मीनिंग क्या है होलसेल प्राइस इंडेक्स का। तो बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स अमाउंट्स टू द एवरेज। ये बेसिकली एवरेज को अमाउंट करता है कौन, होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI जो है इंडिकेट करता है एवरेज चेंज को, ठीक है। WPI जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो अमाउंट करता है किसको, एवरेज को। और CPI जो है वो इंडिकेट करता है किसको, एवरेज चेंजेस को, ठीक है। फोकस WPI का किस पे होता है, CPI का किस पे होता है, प्राइस ऑफ गुड्स क्रेडिट बिटवीन बिजनेस एंड हाउसेस, ठीक है। ये प्राइस ऑफ गुड क्रेडिट बिटवीन बिजनेस एंड हाउसेस के बीच में जो है वो प्राइस ऑफ गुड जो है क्रेडिट होते हैं। प्राइजेस ऑफ गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर, ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये बेसिकली एंड कंज्यूमर जो है वो खरीदता है, ठीक है। पब्लिश्ड बाय WPI कौन पब्लिश करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करता है। और CPI कौन पब्लिश करता है, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस पब्लिश करता है। दोनों का पब्लिशिंग ऑफिसेस अलग अलग है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर WPI के लिए एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस किसके लिए, CPI के लिए। नेक्स्ट देखते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मेजरमेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन। फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, WPI। एंड फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है आपका, CPI। कवर्स, WPI क्या कवर करता है, गुड्स को ही बस कवर करता है। CPI क्या कवर करता है, गुड्स और सर्विस दोनों को कवर करता है। बेस ईयर दोनों का क्या है, WPI का 2011-12 है और CPI का 2012 है। GDP डिफ्लेटर वर्सेस CPI। GDP डिफ्लेटर और CPI में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। GDP डिफ्लेटर क्या मेजर करता है, प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस को मेजर करता है GDP डिफ्लेटर। और CPI क्या मेजर करता है प्राइसेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज पार्ट बाय कंज्यूमर। जो कंज्यूमर जो कंज्यूमर लेता है, कंज्यूमर के पार्ट में जो गुड्स एंड सर्विसेज जाती हैं उनको मेजर करता है CPI, ठीक है। और GDP डिफ्लेटर क्या करता है, ये ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करता है, उनके प्राइस को मेजर करता है। इंक्लूड्स ओनली डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। GDP डिफ्लेटर क्या करता है, ये बस डोमेस्टिकली जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई हैं उनको इंक्लूड करता है। जबकि CPI क्या करता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बॉट हियर। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में बॉट की जा रही है, खरीदी जा रही है, उनको इंक्लूड करता है, इरिस्पेक्टिव वो द फैक्ट कि वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही हैं या वो आउटसाइड ऑफ द इंडिया प्रोड्यूस हो रही है। साइंस चेंजिंग वेट टू द प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स, ठीक है। इसका जो साइंस है वो वेट टू द प्राइस डिफरेंट गुड्स के लिए इसका चेंज होते रहता है। असाइन फिक्स वेट टू द प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स, ठीक है। ये क्या करता है, फिक्स वेट असाइन करता है प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स को, ठीक है। ये पाश्चे इंडेक्स, GDP में पाश्चे इंडेक्स निकल के आता है और लास्पेरिस इंडेक्स निकल के आता है CPI में। अंडरस्टैंड्स इन्फ्लेशन, GDP डिफ्लेटर क्या करता है, इन्फ्लेशन अंडरस्टैंड करता है। और CPI जो है नहीं, GDP जो है वो इन्फ्लेशन को अंडरस्टेट करता है, ठीक है। और CPI जो है वो ओवरस्टेट करता है इन्फ्लेशन को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। कौन सा प्लानिंग कमीशन में क्या डिसीजन लिएगा एंड ऑल दोस थिंग्स। इकोनॉमिक प्लानिंग इज मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन एंड वाज इंस्पायर्ड बाय USSR। अगर पूछ ले कि इकोनॉमिक प्लानिंग किससे इंस्पायर्ड थी तो USSR से इंस्पायर्ड थी। प्लान बिफोर 1947 के पहले का प्लान देखते हैं। विश्वेश्वरैया प्लान 1934 में आया था। इसने क्या करा, फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, फोकस वाज ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अगर पूछे कि इंडिया का फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया कौन सा है तो वो है विश्वेश्वरैया प्लान 1934 में जो आया था। इसने क्या फोकस करा था, इट वाज फोकस ऑन, इसका फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। कांग्रेस प्लान 1938 में जो आया था उसके बारे में बात करते हैं। कांग्रेस प्लान 1938 वाला जो था, नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज स्टैब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। फर्स्ट चेयरमैन वॉज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बॉम्बे प्लान जो 1944 का था उसमें नोन एज अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। 1944 में जो बॉम्बे प्लान हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है, अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया के नाम से जाना जाता है। प्रिपेयर्ड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट एंड रिकमेंडेड अ प्लान्ड इकोनॉमी। ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये प्रिपेयर किया गया था इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा। और उसने क्या रिकमेंड करा, एक प्लान्ड इकोनॉमी रिकमेंड करा। गांधीयन प्लान 1944 में आया था। इसको कौन फॉर्मुलेट करा था, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने फॉर्मुलेट करा था क्या, गांधीयन प्लान 1944 में जो आया था। इसका फोकस क्या था, इसका फोकस था एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्री पे। ऑब्वियसली अगर गांधीयन प्लान है तो एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस रहेगा। कॉल्ड अ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर।
ये गांधीयन प्लान ने किसको कॉल करा था? ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कॉल करा था। पीपल प्लान आया था 1944 में, कौन फॉर्मुलेट करा था? एम एन रॉय ने फॉर्मुलेट करा था। और ये एम एन रॉय ने किसके बेसिस पे करा था? मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के बेसिस पे करा था। इसमें इक्वल फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे इक्वल फोकस दिया गया था पीपल प्लान 1945 वाले में। रिकमेंडेड नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का नेशनलाइजेशन करने के लिए ये रिकमेंड करा था। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोदय प्लान आया था 1950 में, ठीक है। इसको किसने फॉर्मुलेट करा था? जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। और ये किसके द्वारा इंस्पायर्ड थे? गांधी जी और विनोबा भावे के द्वारा ये इंस्पायर्ड थे। फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्री, अब चूंकि गांधी जी के द्वारा इंस्पायर्ड है तो वो भी किस पे फोकस होगा? ये एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस था। नेक्स्ट देखते हैं गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। गोल ऑफ 5 ईयर प्लान जो था वो क्या था? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्वालिटी। ये बेसिकली 5 ईयर प्लान्स के गोल थे। 5 ईयर प्लान्स के गोल क्या थे? अगर पूछ ले कि 5 ईयर प्लान्स के गोल क्या थे, तो सबसे पहला गोल था वो ग्रोथ था, दूसरा मॉडर्नाइजेशन था, तीसरा सेल्फ रिलायंस है, चौथा था इक्विटी, इक्विटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान, अब एक एक 5 ईयर प्लान को जाते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव समझते क्या था। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था कब आया था? 1951 से 56 के बीच में जो था वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। ये किस पे बेस्ड था? ये बेस्ड था हारोल्ड डोमर मॉडल पे। अगर पूछ ले कि हारोल्ड डोमर मॉडल जो है वो किस प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड है, तो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड है। अगर पूछ ले कि फर्स्ट प्लानिंग कमीशन किस पे बेस्ड है, तो वो हारोल्ड डोमर का मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है। ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वेर नेग्लेक्टेड, इसमें फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज थे उनको नेग्लेक्ट किया गया था। मेन फोकस क्या था? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो ध्यान रखना कि अगर पूछ ले कि कौन से प्लानिंग कमीशन में एग्रीकल्चर जो था वो मेन आपका फोकस था, तो वो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। ग्रोथ रेट ऑफ 3.6% वॉज मोर दैन द टारगेट ऑफ 2.1%। उस टाइम पे क्या था? ग्रोथ रेट 3.6% अचीव हुआ था, जबकि टारगेट था 2.1%। 5 IITs वर सेटअप इन द कंट्री। 1951-56 के बीच में 5 IITs कंट्री में खोले गए थे, ठीक है। मिट्टूर डैम, हीराकुंड डैम, भाखड़ा डैम वेयर स्टार्टेड। अगर पूछ ले कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कौन कौन से डैम खोले गए थे, तो मिट्टूर डैम, हीराकुंड डैम, भाखड़ा नांगल डैम, ये सारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के पार्ट थे। क्यों? क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर जो था वो मेन फोकस था। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड प्लानिंग कमीशन। सेकेंड प्लानिंग कमीशन 1956 से 61 के बीच में रहा। ये किसके बेसिस, कौन से मॉडल पे बेस था? तो महालोनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल पे बेस था। तो अगर पूछ ले कि सेकेंड जो आपका प्लानिंग कमीशन था वो किस मॉडल पे बेस था, तो महालनोबिस मॉडल पे बेस था, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 एम्ड अ सोशलिस्टिक सोसाइटी। जो आपका ये क्या बोलते हैं, सेकेंड प्लानिंग कमीशन था वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था। और 1956 में क्या किया गया? एम्ड एट सोशलिस्टिक सोसाइटी बनाने पे एम किया गया। एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना अचीव हुआ था? 4.3%, जबकि टारगेट था 4.5%, तो टारगेट से कम अचीव हुआ था। मेन फोकस वाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। याद रखना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट था फोकस, एंड सेकेंड जो आपका 5 ईयर प्लान था उसमें क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। 5 स्टील प्लांट्स इंक्लूडिंग दुर्गापुर, जमशेदपुर, भिलाई वर सेटअप। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुए थे? 5 जो है स्टील प्लांट्स खोले गए थे, जिनमें से दुर्गापुर, जमशेदपुर और भिलाई भी थे उसमें से एक। थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में बात करते हैं। इसका मेन टारगेट वॉज टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट, ठीक है। इसका जो था थर्ड जो आपका थर्ड प्लानिंग कमीशन था उसका मेन टारगेट क्या था? कि इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, ठीक है। और एक किसके मॉडल पे बेस था? ये गॉडजिल योजना पे बेस था। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन 1965। FCI का गठन कब किया गया? 1965 के लिए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना था। तो याद रखना फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में क्या था आपका? तो एग्रीकल्चर था, सेकंड में इंडस्ट्री था, थर्ड में सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए था। और इसी में FCI का भी गठन किया गया था 1965 में, ठीक है। और ये कब चला था? कब से कब तक? 1965 से 61 से 66 तक था थर्ड प्लानिंग कमीशन। इसमें एक्चुअल ग्रोथ रेट जो थी 2.8% अचीव हुई थी, जबकि टारगेट था 5.6%। तो इसमें भी जो है वो एक्चुअल से लेस आया था। क्यों? क्योंकि चाइना वॉर 1962 हुआ था 1962 में, एंड इंडो पाक वॉर जो था 1965 में हो गया था।
फोकस हुआ शिफ्टेड टू डिफेंस सेक्टर। एक्चुअल जो फोकस था वो सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए था, लेकिन चूंकि चाइना वॉर 1962 में और फिर इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 में हो गया, तो फोकस जो था वो डिफेंस सेक्टर पे ज़्यादा चला गया था। स्ट्रेस वॉज लेड ऑन एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ वीट। ठीक है, इसमें जो एग्रीकल्चर पे स्ट्रेस दिया गया और प्रोडक्शन ऑफ वीट बढ़ाया गया। नेक्स्ट 1966 से 69 जो था वो प्लान हॉलीडे था। इसमें कोई भी 5 ईयर प्लान एक्टिव नहीं था। कब से कब तक? 1966 से 69 तक। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो देश था इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 और इंडो चाइना वॉर 1962 से अभी जूझ रहा था, मतलब जूझ के अभी निकल रहा था, तो कोई प्लान नहीं था। 1966 से 1969 तक क्या था? प्लान हॉलीडे था। मेजर रीजन वेयर टू वॉज दैट लेट द फेल्यूर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान, बात कर लिया हमने। इक्वल प्रायोरिटी गिवन टू एग्रीकल्चर, अलाइड सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज, तीनों को इक्वल प्रायोरिटी दिया गया। टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड डिवोल्यूशन ऑफ द रुपीज़। ठीक है, इन एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर करा? डिवोल्यूशन ऑफ रुपीज़ को डिक्लेयर करा। फोर्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला? 1969 से 74 तक। याद रखना 66 से 69 तक प्लान हॉलीडे था। फिर 69 से 74 में फोर्थ प्लानिंग कमीशन आया, और फोर्थ प्लानिंग कमीशन का जो मेन एम था वो क्या था? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायमेंट। ठीक है, इसका मेन एम क्या था? कि ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायमेंट, मतलब ग्रोथ हो और स्टेबिलिटी के साथ हो और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट हो। किसका? सेल्फ रिलायंस का। एक्चुअल ग्रोथ जो अचीव हुआ था 3.3% हुआ था, जबकि टारगेट था हमारा 5.7%। तो याद रखना अभी तक बस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही हमारा टारगेट सरपास हुआ, बाकी सब में ये टारगेट कम ही हुआ है। और फोर्थ 5 ईयर प्लान में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, याद रखना। 14 मेजर बैंक इंडियन बैंक वेयर नेशनलाइज इन 1969। 1969 में 14 मेजर बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, ये भी याद रखना। ये भी फोर्थ प्लानिंग कमीशन के ही ड्यूरेशन में हुआ था। ठीक है, एंड ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड, और इसी फोर्थ प्लानिंग कमीशन में ग्रीन रिवोल्यूशन जो था वो स्टार्ट हुआ था। और फिर क्या हुआ? इंडो पाक वॉर हो गया, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में। ठीक है, और बांग्लादेश का लिबरेशन वॉज टुक प्लेस। ठीक है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर टुक प्लेस 1971 में। इंडो पाक का वार हुआ और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी हुआ इसी टाइम पे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग कमीशन, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स वॉज डन। इसी फोर्थ प्लानिंग कमीशन में ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ जो था वो 3.3% था, जो कि टारगेट 5.5 से लेस था। ठीक है, ये हमने बात कर ली। फिफ्थ प्लानिंग कमीशन जो 1974 से 78 तक चला, इसमें फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड डिफेंस। इसका जो प्लान फोकस था वो कई चीज़ों पे था। एक तो गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट पे, जस्टिस पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे और डिफेंस पे। एम्फेसिस ऑन एक्सपोर्ट बूस्ट एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इसका फोकस किस पे था? कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करें और इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करें। टॉप प्रायोरिटी गिवन टू एग्रीकल्चर एंड देन टू इंडस्ट्री एंड माइंस। टॉप प्रायोरिटी किसको दिया गया था फिफ्थ प्लानिंग कमीशन में? एग्रीकल्चर को, और उसके बाद इंडस्ट्री एंड माइंस को। एक्चुअल ग्रोथ रेट इसमें 4.8% अचीव हुआ था, जबकि टारगेट था 4.4%। ठीक है, तो इसमें 0.4% का अचीवमेंट हुआ, मतलब एक्स्ट्रा हुआ। तो याद रखना फिफ्थ प्लानिंग कमीशन में और फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में टारगेट जो था उसको सरपास करा है ग्रोथ रेट, बाकी सब में कम ही रहा है। ड्राफ्ट ऑफ दिस प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय डीपी धार। डीपी धार ने फिफ्थ प्लानिंग कमीशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। दिस प्लान वाज टर्मिनेटेड इन 1978 बिकॉज ऑफ जनता गवर्नमेंट। 1978 में चूंकि ये 5 साल चलना चाहिए तो 79 तक चलना चाहिए, बट जनता गवर्नमेंट की सरकार बन गई 1978 में, तो इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1975 एंड 20 पॉइंट प्रोग्राम्स लॉन्च्ड इन 1975। इसमें क्या हुआ था? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट को अमेंड किया गया था 1975 में, और 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1975 में। तो याद रखना कि अगर पूछेगा कि 20 पॉइंट प्रोग्राम कब लॉन्च किया था, कब किया गया था, कौन से प्लानिंग कमीशन में, तो दैट वाज फिफ्थ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम एंड इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। इसमें मिनिमम नीड प्रोग्राम और इंडिया का नेशनल हाईवे सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर आया आपका रोलिंग प्लान। क्यों? क्योंकि ये चूँकि 2 साल के लिए था, 1978 से लेके 80 तक। इसमें क्या हुआ? अपोज्ड नेहरू मॉडल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर। इसमें नेहरू मॉडल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर को अपोज किया गया। 1918 में क्या हुआ? कांग्रेस रिजेक्टेड रोलिंग प्लान एंड 6 5 ईयर प्लान वॉज इंट्रोड्यूस। 1980 में जो कांग्रेस की सरकार बनी तो उसने क्या किया? रोलिंग प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद 6 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया। रिस्पेक्टिव प्लान फॉर लॉन्ग टर्म वॉज इंट्रोड्यूस। ठीक है, 6 प्लानिंग कमीशन इस तरह से हमारा 1980 में आया।
1980 टू 85 तक चला। इसमें क्या किया गया, बेसिक ऑब्जेक्टिव जो था सिक्स प्लानिंग कमीशन का वो पॉवर्टी था, पॉवर्टी इरेडिकेशन और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। याद रखना सिक्स प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, पॉवर्टी इरेडिकेशन और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, ठीक है। फैमिली प्लानिंग फॉर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन वाज अंडरटेकन। इसी टाइम पे फैमिली प्लानिंग जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये अंडरटेकन लिया गया था। एक्चुअल ग्रोथ रेट इसमें 5.7% था, जबकि टारगेट था 5.2। याद रखना सिक्स प्लानिंग कमीशन में भी जो टारगेट था उसको सरपास करा था ग्रोथ रेट ने। बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ मॉडल, ठीक है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सिक्स प्लानिंग कमीशन में क्या किया गया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो याद रखना अगर पूछे कि कौन से प्लानिंग कमीशन में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो वो था आपका सिक्स प्लानिंग कमीशन, ठीक है, ध्यान रखना। सेवन्थ प्लानिंग कमीशन जो है 1985 से 90 तक था। उसमें क्या था, फोकस्ड ऑन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। जो सेवन्थ प्लानिंग कमीशन था वो किस पे फोकस किया था, ये फोकस किया था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को इस्टेब्लिश करना है और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है। इसमें प्राइवेट सेक्टर गॉट प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर फॉर फर्स्ट टाइम। सेवन्थ प्लानिंग कमीशन में क्या हुआ था, फॉर द फर्स्ट टाइम जो आपका प्राइवेट सेक्टर थे वो उनको प्रायोरिटी मिली थी किसके ऊपर, पब्लिक सेक्टर के ऊपर। एक्चुअल ग्रोथ रेट इसमें 6% का हुआ था, जबकि टारगेट 5% का था। तो याद रखना फिफ्थ प्लानिंग कमीशन से स्टार्ट हुआ है हमारा टारगेट को सरपास करना। फिफ्थ में भी पार करा था, सिक्स में भी करा, सेवन्थ में भी करा। एम्ड एट एक्सेलरेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन विद फोकस ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, सिंपल एनफ। फिर आया अपना एनुअल प्लान 1990 से 1992, ठीक है। एट्थ 5 ईयर प्लान could not be started due to volatile political situation at the center। एट्थ प्लानिंग कमीशन जो थी वो स्टार्ट नहीं हो पाई, क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी वो बहुत वोलाटाइल थी सेंटर में। 2 एनुअल प्लान्स वेयर फॉर्म्ड फॉर 1990 से लेकर 91 तक और 1991 से 92 तक, ठीक है। तो याद रखना 1990 से 1992 तक भी अच्छे से नहीं चल पाया, ठीक है। फिर उसके बाद आया हमारा एट्थ प्लानिंग कमीशन 1992 से 1997 तक। इसमें एक्चुअल ग्रोथ रेट जो थी 6.8% थी, जो कि टारगेट था हमारा 5.6, इससे ज़्यादा थी। टॉप प्रायोरिटी गिवन टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसमें एट्थ प्लानिंग कमीशन में टॉप प्रायोरिटी किसको दी गई थी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को दी गई थी, जैसे एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ पे। फिर इसमें नरसिम्हन राव गवर्नमेंट आई, इसमें लॉन्च करा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, ठीक है। हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट सो फार 6.8%। एट्थ प्लानिंग कमीशन में हाईएस्ट ग्रोथ रेट अचीव किया गया 6.8% का। हाई ग्रोथ रेट किस में अचीव हुआ, एग्रीकल्चर में, अलाइड सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ग्रोथ रेट इन एक्सपोर्ट्स इम्प्रूव, ट्रेड एंड करेंट अकाउंट भी इम्प्रूव हुआ। पब्लिक सेक्टर शेयर इन टोटल इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन टू 34%। पब्लिक सेक्टर का जो शेयर था टोटल इन्वेस्टमेंट में वो डिक्लाइन हो गया और कहाँ पे आ गया, 34% में। नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ प्लानिंग कमीशन 1997 से 2002 तक जो चली। इसका मेन फोकस क्या था, ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। ग्रोथ तो हो बट उसके साथ जस्टिस और इक्वालिटी भी हो। एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना हुई, 5.4%। याद रखना हमारा एट्थ प्लानिंग कमीशन में हाईएस्ट ग्रोथ रेट अचीव हुआ अभी तक का 6.8%। आगे हम देखेंगे कितना हुआ है, बट नाइन्थ तक तो एट्थ वाला ज़्यादा है, जो कि लेस देन द टारगेट 6.5% जो टारगेट था, बट 5.4 अचीव हुआ। अगेन नाइन्थ वाले में डिप हो गया हमारा ग्रोथ रेट जो है टारगेट से। लॉन्च्ड इन 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये 50 साल जब इंडिपेंडेंस का हुआ था उसमें लॉन्च हुआ था ये, ठीक है। प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट टू जनरेट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड इरेडिकेट पॉवर्टी। इसमें भी जो हमारा प्रायोरिटी दिया गया वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को दिया गया, जिससे कि हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और पॉवर्टी इरेडिकेट हो। नेक्स्ट आया हमारा टेंथ प्लानिंग कमीशन 2002 से 2007 तक। इसमें एक्चुअल ग्रोथ रेट 7.6% अचीव किया गया, जो कि टारगेट हमारा 8% था, उससे कम था। दिस प्लान एम टू डबल पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट 10 ईयर। जो हमारा टेंथ प्लानिंग कमीशन था उसने क्या टारगेट करा था कि हम पर कैपिटा इनकम जो है वो नेक्स्ट 10 ईयर्स में डबल कर देंगे, ठीक है। एक्सटेंसिव ऑफ एफॉरेस्टेशन मेजर वर अंडरटेकन टू इन्हांस फॉरेस्ट एंड ट्री एरिया टू 25% बाई 2007 एंड 33% बाई 2012। तो इसमें जो है एक्सटेंसिव एफॉरेस्टेशन के मेजर उठाए गए थे,
ठीक है, जिसमें जो ट्री का एरिया है वो 25% था 2007 में, उसको 33% तक लेके जाना था 2012 तक। 11th प्लानिंग कमीशन 2007 से 2012 तक जो आया उसमें देखते हैं एक्चुअल ग्रोथ रेट जो था वो 8% का अचीव हुआ, जबकि टारगेट था हमारा 9% का। इसको कौन प्रिपेयर करा था? सी रंगराजन ने प्रिपेयर करा था विद मेन थीम ऑफ फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, अगर पूछ ले कि 11th प्लानिंग कमीशन को कौन फार्मुलेट करा था, तो सी रंगराजन ने करा था, और इसका थीम क्या था? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका थीम था। एम्ड टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट टू लेस देन 5% अमॉन्ग एजुकेटेड यूथ एंड हेड काउंट रेशियो ऑफ पॉवर्टी बाई 10%। ठीक है, ये क्या एम करा था कि हम रिड्यूस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को लेस देन 5% तक लेके आएंगे अमॉन्ग एजुकेटेड यूथ। एजुकेटेड यूथ में हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो 5% से कम होगा। ठीक है, और हेड काउंट रेशियो जो होगा, हेड काउंट रेशियो ऑफ पॉवर्टी, वो 10% तक लेके आएंगे। हेड काउंट रेशियो ऑफ पॉवर्टी हमने ऊपर बात करी थी। ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो, ठीक है, इसमें सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए भी एक ऑब्जेक्टिव था। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर भी इम्प्रूव करना था। एयर क्वालिटी इन मेजर सिटी को भी इम्प्रूव करना, इसमें ऑब्जेक्टिव था। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल विलेज बाई 2012। 11th प्लानिंग कमीशन में ये बात की गई थी कि 2012 तक हम सारे गाँवों तक ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी पहुँचा देंगे। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल विलेज एंड BPL, इसका ये भी एक एम था कि हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देंगे सारे विलेज में और सब BPL बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को भी। कब तक? 2009 तक। एंड रिलायबल पावर बाय 2012। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सेस टू पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर एंड क्लीनिंग ऑफ मेजर पॉल्यूटेड सिटी, ये भी ऑब्जेक्टिव था। फिर आया हमारा 12th प्लानिंग कमीशन 2012 से 2017 तक। इसका मेन थीम क्या था? फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, इसका क्या था? थीम था। इम्प्रूव लिविंग कंडीशन ऑफ SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, ये भी इसका थीम था। एक्चुअल ग्रोथ रेट इसमें 7% अचीव हुआ था, जो कि 8% टारगेट से कम था। गवर्नमेंट ने इसमें 25 टारगेट को अडॉप्ट करा था टू बी मॉनिटर्ड। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। उसके बाद 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ, जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो नीति कमीशन और प्लानिंग कमीशन में क्या डिफरेंस है? तो नीति आयोग जो है वो एक एडवाइजरी थिंक टैंक है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन क्या था? इट सर्व्ड एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। प्लानिंग कमीशन क्या था? एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ सर्व करता था, जबकि नीति आयोग जो है एक एडवाइजरी थिंक टैंक के रूप में सर्व करता है। इट ड्रॉज मेंबरशिप फ्रॉम वाइडर एक्सपर्टीज़। नीति आयोग की जो मेंबरशिप है ये वाइडर एक्सपर्टीज़ से इसमें लोग आते हैं, जबकि प्लानिंग कमीशन में जो था वो लिमिटेड एक्सपर्टीज़ थी। इट सर्व्ड इन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज स्टेट आर इक्वल पार्टनर। ठीक है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट में काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेट जो होते हैं वो भी इक्वल पार्टनर होते हैं। यहाँ पे प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स पार्टिसिपेटेड एज स्पेक्टेटर इन एनुअल प्लान मीटिंग। स्टेट्स जो थे वो बस दर्शक के रूप में होते थे, पार्टिसिपेंट्स नहीं होते थे, पार्टनर नहीं होते थे। ठीक है, नेक्स्ट, सेक्रेटरीज टू बी नोन एज CEO अपॉइंटेड बाई प्राइम मिनिस्टर। जो नीति आयोग का सेक्रेटरी होगा उसको CEO बोला जाएगा, और वो कौन अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते थे। सेक्रेटरी वेर अपॉइंटेड थ्रू यूजुअल प्रोसेस। यहाँ पे नीति प्लानिंग कमीशन में सेक्रेटरीज तो यूजुअल प्रोसेस से अपॉइंट होते थे। इट फोकस अपॉन बॉटम्स अप अप्रोच ऑफ प्लानिंग। नीति आयोग क्या करता है? बॉटम्स अप अप्रोच ऑफ प्लानिंग पे फोकस करता है, जबकि प्लानिंग कमीशन क्या फॉलो करता था? टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता था। याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि नीति आयोग जो है वो बॉटम्स अप अप्रोच फॉलो करता है कि नहीं करता है, और प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता था, ये ध्यान रखना। ठीक है, इट डज नॉट पॉजेस मैंडेट टू इम्पोज पॉलिसीज़। ठीक है, ये कोई मैंडेट नहीं लेके आता है कि आपको पॉलिसी हम इम्पोज कर रहे हैं, आपको फॉलो करना है। लेकिन प्लानिंग कमीशन जो था वो इम्पोज्ड पॉलिसी एंड स्टेट्स एंड टाइड एलोकेशन ऑफ फंड विथ प्रोजेक्ट इट अप्रूव। ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन क्या करता था कि स्टेट्स पे जो था वो पॉलिसी को इम्पोज कर देता था। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है फंड अप्रूव करता था। इट डज नॉट हैव पावर टू एलोकेट फंड। नीति आयोग के पास फंड एलोकेट करने का पावर नहीं है। विच आर वेस्टेड इन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, नीति आयोग के पास कोई फंड देने का फंड एलोकेट करने का पावर नहीं है। ये किस में वेस्ट होता है? फाइनेंस मिनिस्टर में ये पावर वेस्ट होती है। इट हैड पावर टू एलोकेट फंड टू मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट, जबकि प्लानिंग कमीशन के पास ये पावर थी कि ये फंड एलोकेट कर सकता है मिनिस्ट्रीज़ को और स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये कुछ की डिफरेंसेस हो गए। अब देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में कुछ की टर्म्स। तो नीति आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमीशन इन 2015, हमने देख लिया।
ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है बेस्ड ऑन बॉटम्स अप अप्रोच, ये भी देख लिया। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन और सीईओ जो है वो अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। कंसिस्ट ऑफ 5 फुल टाइम एंड 2 पार्ट टाइम मेंबर्स। इसमें 5 जो होते हैं फुल टाइम मेंबर होते हैं और 2 जो होते हैं वो पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। इसमें 4 यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं टू बी नॉमिनेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसमें 4 काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं जिनको कौन नॉमिनेट करता है? प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। टीम इंडिया हब इंगेजेस स्टेट्स विद सेंटर। ठीक है, टीम इंडिया हब जो है वो स्टेट के साथ इंगेज करती है, स्टेट को इंगेज करती है सेंटर के साथ। नॉलेज एंड इनोवेशन हब इन्वॉल्व्स द थिंक टैंक फंक्शंस। ठीक है, नॉलेज हब जो होता है इसमें टीम इंडिया हब क्या करती है? स्टेट और सेंटर को इंगेज करती है। नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या करता है? थिंक टैंक फंक्शन को इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी इज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट थ्रू स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू रेगुलेट इकोनॉमी। सो बेसिकली टैक्सेशन और स्पेंडिंग के थ्रू जो फिस्कल पॉलिसी है वो क्या करती है? इकोनॉमी को रेगुलेट करती है। देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या है। तो डेवलपमेंट बाय इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है फिस्कल पॉलिसी का? कि ये इफेक्टिव डेवलपमेंट इंश्योर करेगा। कैसे? इफेक्टिव मोबिलाइजेशन करेगा रिसोर्सेज का। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये ट्राई करेगा कि हम जो इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करें। प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये प्राइस को स्टेबल करेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा। रिड्यूस द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है उसको रिड्यूस करेगा। नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने पे काम करेगा। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंट क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी है, ये फिस्कल पॉलिसी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये एक इंटरेस्ट रेट है एंड फिस्कल पॉलिसी क्या है? टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में बात करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करता है। फिस्कल पॉलिसी क्या करता है? टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में बात करता है। ठीक है, इफेक्ट क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट होता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या मॉर्टगेज पे इफेक्ट आता है इसका। और फिस्कल पॉलिसी का किस पे आता है? बजट डेफिसिट पे इफेक्ट आता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हायर इंटरेस्ट रेट हिट होम ओनर्स बट बेनिफिट सेवर्स। ठीक है, हायर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो होम ओनर को हिट करता है बट ये सेवर्स को बेनिफिट करता है। फिस्कल पॉलिसी क्या करता है? डिपेंड्स विच टैक्सेस यू रेज। आप किस टाइप का टैक्स लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। एक्सचेंज रेट के बारे में देखते हैं। हायर एक्सचेंज रेट कॉज अप्रिशिएशन। अगर एक्सचेंज रेट हायर रहता है तो वो किसको कॉज करता है? अप्रिशिएशन को कॉज करता है। जबकि फिस्कल पॉलिसी का नो इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट पे कोई इफेक्ट नहीं है फिस्कल पॉलिसी का। सप्लाई साइड देख लेते हैं। तो लिमिटेड इम्पैक्ट होता है सप्लाई साइड पे किसका? मॉनेटरी पॉलिसी का। जबकि हायर टैक्स में अफेक्ट इंसेंटिव टू वर्क। ठीक है, अगर हायर टैक्स लगा दिया जाए तो वो एज ए एक्ट कर देगा इंसेंटिव टू वर्क, काम करने के लिए इंसेंटिवाइज करेगा। पॉलिटिक्स के बारे में देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी सेट बाय इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी कौन सेट करता है? इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक सेट करता है। जबकि चेंजिंग टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग हाईली पॉलिटिकल होता है। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में देखते हैं। कट्स इन इंटरेस्ट रेट में नॉट वर्क इन लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, अगर हम इंटरेस्ट रेट कट करें तो वो ऐसा हो सकता है कि लिक्विडिटी ट्रैप के डायरेक्शन में काम ना करे। जबकि फिस्कल पॉलिसी एडवाइज्ड इन वेरी डिप्रिशिएशन। जब फिस्कल पॉलिसी डिप्रिशिएशन आता है तो उसमें फिस्कल पॉलिसी जो है एडवाइज्ड होती है कि फिस्कल पॉलिसी अच्छा करो। टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं। एक होता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और एक होता है कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक एक करके देखते हैं। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? इसमें लोअरिंग टैक्स रेट एंड इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इट इंक्रीजेज डिमांड। सो बेसिकली एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? जिसमें हम टैक्स रेट को लोअर कर देते हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा देते हैं, जिससे एम क्या होता है हमारा कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाए, लोगों के हाथों में पैसा आ जाए, जिससे क्या होगा? डिमांड जनरेट हो जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इसके जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, इसमें टैक्स को बढ़ा दिया जाता है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दिया जाता है, जिससे कि ये ट्राई किया जाता है कि मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में है वो कम हो जाए। ठीक है, और ये क्या करेगा? डिमांड को डिक्रीज़ कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट रिसीट एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। एक रेवेन्यू रिसीट होता है। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? बेसिकली रिकरिंग रिसीप्ट्स रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे इनकम टैक्स। जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो
रिसीट्स मिलते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स के कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट को जाता है वो रेवेन्यू रिसीट हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये अगेन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेसेस करने के लिए जो एक्सपेंसेस ऑकर होते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे कि हम वेजेस देते हैं, जो गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं उनको जो सैलरी आती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल रिसीट क्या होता है। कैपिटल रिसीट होता है बेसिकली नॉन रिकरिंग रिसीट दैट इधर इंक्रीजेज अ लायबिलिटी और डिक्रीजेज एन एसेट। जैसे ये जो होता है नॉन रिकरिंग होता है, बाकी रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रिकरिंग होते हैं। कैपिटल रिसीट जो होता है वो नॉन रिकरिंग होता है, कभी कभार होता है। नॉन रिकरिंग रिसीट क्या करता है, या तो ये आपको लायबिलिटी को बढ़ाता है या फिर आपके एसेट को कम करता है। कैसे, जैसे मान लो आप बोरोइंग कर लिए, ठीक है, लोन ले ली, गवर्नमेंट लोन ले ली तो क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, तो सरकार के पास पैसा तो आया, कैपिटल रिसीट तो हुआ, बट इसकी लायबिलिटी बढ़ गई। तो या तो ये लायबिलिटी को बढ़ाता है या डिक्रीजेज एन एसेट। एसेट डिक्रीज कैसे होगा, जैसे लेट से गवर्नमेंट की कुछ गवर्नमेंट लैंड है, उसको गवर्नमेंट ने बेच दिया तो पैसा आ गया, पैसा तो आया बट एसेट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो कैपिटल रिसीट वो होता है जहाँ पे या तो लायबिलिटी बढ़ती है या फिर वहाँ पे एसेट डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में हमारा क्या होगा, एसेट डिक्रीज होगा एंड हमारे पास पैसा आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये भी एक नॉन रिकरिंग प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस दैट इधर डिक्रीजेज लायबिलिटी और इंक्रीजेज एन एसेट। सेम कैपिटल रिसीट का उल्टा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें कैपिटल रिसीट में हमारी या तो लायबिलिटी बढ़ रही थी और एसेट डिक्रीज हो रहा था। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसके उल्टा होता है, इसमें हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है और एसेट इंक्रीज होता है। जैसे हम अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर दिए, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया, या इंक्रीज इन टैक्सेस, लेट से गवर्नमेंट ने कुछ लैंड एक्वायर कर लिया या कुछ कहीं पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्वायर कर लिया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो वो क्या हुआ, कहीं पे बिल्डिंग बना दी, कहीं पे ब्रिज बना दिए, तो क्या हुआ, एसेट तो बढ़ा बट क्या हुआ, स्पेंड हो गया पैसा गवर्नमेंट का। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, तो टैक्स रेवेन्यू बेसिकली रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो रेवेन्यू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट होता है वो क्या जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू अर्न्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्सेस अदर दैन टैक्स। सो टैक्स के अलावा जिस सोर्स से, किसी और सोर्स से अगर पैसा गवर्नमेंट कमा रही है तो वो हो जाता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये बेसिकली गवर्नमेंट के रिसीट एंड एक्सपेंडिचर हो गए डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इफ़ इंटरेस्ट पेमेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट द रिमाइंडर विल बी कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। अगर हम फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दें तो क्या बचेगा, प्राइमरी डेफिसिट बचेगा। इसलिए प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। अगेन हम फिस्कल डेफिसिट को यहाँ रखें तो इंटरेस्ट पेमेंट इधर आ जाएगा, तो प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, बेसिकली सिंपल मैथ है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये तो आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, कितना हमने स्पेंड करा वर्सेस कितना रिसीव करा, इसका जो डिफरेंस होता है ये रेवेन्यू डेफिसिट होता है। बजटरी डेफिसिट क्या होता है, बजटरी डेफिसिट बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, जितना हम टोटल एक्सपेंड कितना किए वर्सेस टोटल हमारा रिसीट कितना था, जिसमें से हम एक्सक्लूड कर दिए नेट सेल ऑफ ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल के सेल को हटा दिए टोटल रिसीट्स में से, तो उसका जो डिफरेंस आता है वो बजटरी डेफिसिट होता है। नेक्स्ट आता है मोनेटाइज्ड डेफिसिट, डेफिसिट फाइनेंसिंग। मोनेटाइज्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, इंक्रीज इन नेट आरबीआई क्रेडिट टू गवर्नमेंट, ठीक है, वो क्या होता है आपका मोनेटाइज्ड डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट बेसिकली आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस रिकवरी ऑफ लोन प्लस रिसीट फ्रॉम द सेल्स ऑफ असेट बाय गवर्नमेंट सेक्टर इंटरप्राइजेज। तो बेसिकली सारे टाइप के रिसीट को हम माइनस कर देते हैं जब टोटल एक्सपेंडिचर से, तो क्या बचता है हमारे पास, फिस्कल डेफिसिट बचता है, ठीक है। और इस फिस्कल डेफिसिट से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट हटा देते हैं तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट होता है। आफ्टर रिड्यूसिंग ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट वी गेट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अगर हमको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, जो कैपिटल एसेट को क्रिएट करने के लिए ग्रांट निकाला गया है उसको माइनस कर दें, क्योंकि वो भी तो एक तरह से एक्सपेंडिचर में ही काउंट हो गया है।
तो कैपिटल एसेट को अगर हटाते वो हमारा बचता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। Concept of effective revenue deficit has been introduced in the Union Budget of Financial Year 2011-12। 2011-12 के बजट से कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को इंट्रोड्यूस किया गया था। मेन पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट इज टू एक्सप्रेस स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस इन द रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, स्ट्रक्चरल बैलेंस इन रेवेन्यू अकाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। अ लार्ज पोर्शन ऑफ फिस्कल डेफिसिट इन फेडरल गवर्नमेंट बजट इज फाइनेंस थ्रू डोमेस्टिक डेट एंड अदर लाइबिलिटीज़। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, FRBM एक्ट 2013 में जो आया था उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। FRBM का फुल फॉर्म क्या होता है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। आफ्टर 1991 फिजिकल कंसोलिडेशन वाज परस्यूड एंड टू प्रोवाइड लीगल बैकिंग टू दिस रिफॉर्म the Fiscal Responsibility and Budgetary Management in 2003 was enacted on 26 August 2023 which is effective from 5th July 2024। तो याद रखना कि इसको इनेक्ट कब किया गया? 26 अगस्त 2003 को, और इफेक्टिव कब से हुआ? 5 जुलाई 2004 से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है FRBM एक्ट का? इंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन गवर्नमेंट में फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए FRBM एक्ट लेके आया गया। ठीक है, कब लेके आया गया? 2003 में, और ये इफेक्टिव कब हुआ? 2004 में। अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट के बारे में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर एवरी 5 years और इवन अर्लियर इफ रिक्वायर्ड, हुज फंक्शंस विल बी एज फॉलो। ठीक है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे कौन? प्रेसिडेंट, एवरी 5 year। ठीक है, या उससे पहले भी कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो। जिसके फंक्शन क्या होंगे? ये फॉलोइंग होंगे। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम डिविजिबल टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, फाइनेंस कमीशन क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम डिविजिबल टैक्सेस बिटवीन सेंटर और स्टेट में कैसे रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर वो रिकमेंडेशन देगा रिगार्डिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन इट। ठीक है, द सजेशन प्रिंसिपल रिगार्डिंग द ग्रांट टू बी मेड to the state from consolidated fund of India। Those suggest principle regarding grant to be made regarding grant, जो grant से regarding जो principles होंगे वो कहाँ पे होंगे? consolidated fund of India से होंगे। To give its recommendation on any other matter referred by the president in context of sound finance। ठीक है, चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कौन थे? केसी नियोगी थे। याद रखना कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? केसी नियोगी। ये पूछता है। पैन क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर है। ये क्या होता है? 10 कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। जो पैन कार्ड आपके पैन कार्ड पे 10 कैरेक्टर्स होते हैं, ये डिवाइडेड होते हैं किसमें? 5 पार्ट्स में। इन द फर्स्ट 5 इंग्लिश लेटर्स होते हैं, the first 3 letters were in alphabetical series in the first 5 English letter। फर्स्ट 5 जो इंग्लिश लेटर होते हैं उसमें जो फर्स्ट 3 लेटर्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के होते हैं, ए से लेकर जेड तक। फर्स्ट 4 लेटर्स जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं किसको? स्टेटस ऑफ द कार्ड होल्डर के स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। जैसे लेट से ये 10 डिजिट का कोई आपका पैन नंबर है, तो जो सी होगा, सी जो होगा इसमें कंपनी को, पी जो होगा पर्सन को, एच जो होगा HUF हिंदू यूनाइटेड फैमिली। अच्छा, ये जो आपके डिफरेंट लेटर्स होते हैं वो आपके उनमें क्या वो होता है? एफ से फॉर्म डिनोट होता है, ए से एसोसिएशन ऑफ पर्सन, टी से ट्रस्ट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जी से गवर्नमेंट। इन द एग्जाम्पल पी इंडिविजुअल रिप्रेजेंट्स पर्सन। ठीक है, यहाँ पे जो पी है वो इंडिविजुअल रिप्रेजेंट क्या करता है? पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द फिफ्थ लेटर रिप्रेजेंट द सरनेम ऑफ द कार्ड होल्डर, लाइक के फॉर कुमार, जी फॉर गुप्ता। अच्छा, ओके, जो फोर्थ वाला लेटर है वो क्या करेगा? सरनेम को डिनोट कर दे, के से कुमार, जी से गुप्ता। द नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स जो ये हैं आर सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव डिजिट्स 001 से लेकर 999 तक।
लास्ट कैरेक्टर जो होता है ऑफ द पैन कार्ड अल्फ़ाबेटिकल चेक डिजिट होता है। पैन कार्ड इज़ एन आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन विच द पर्सन's नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर आर मेंशन्ड, द एड्रेस इज़ नॉट मेंशन्ड इन इट, हेंस इट डज नॉट प्रूव द एड्रेस। जो पैन कार्ड होता है वो एड्रेस प्रूव नहीं करता है। टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेवलपमेंटल या प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है एक, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंसेस विच प्लान डेवलपमेंटल या प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंसेस विच हेल्प इंक्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी को इंक्रीज कर रहा है गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस, तो वो पड़ेगा आपका डेवलपमेंट या प्लान्ड एक्सपेंडिचर में। नॉन डेवलपमेंट या नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस ऑन नॉन प्रोडक्टिव एरिया सच एज सैलरी, सब्सिडीज, लोन, इंटरेस्ट पेमेंट, जो नॉन आपके प्रोडक्टिव एरियाज़ में खर्च हो रहे हैं वो होता है नॉन डेवलपमेंट या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जैसे कि सब्सिडीज, सैलरी, लोन, इंटरेस्ट पेमेंट जैसे होगा। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर विच डज नॉट नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल। वो एक्सपेंडिचर जिसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल नीडेड नहीं होता है वो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जिसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल नीडेड होता है। ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में बात करते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? टू फाइनेंस फॉर वॉर, रेमेडी फॉर डिप्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और ग्रांट सब्सिडीज, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड फॉर इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारे किसके पार्ट हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग के पार्ट हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। मेथड ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? मोनेटाइज्ड डेफिसिट होता है। मोनेटाइज्ड डेफिसिट में क्या होता है? बोरोइंग मेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई थ्रू प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। ठीक है। मोनेटाइज्ड डेफिसिट क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट जो है आरबीआई से बोरो करती है, किस फॉर्म में? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी के फॉर्म में, कि भाई करेंसी प्रिंट कर दो। एफआरबीएम एक्ट डिस अलाउ इट अंडर नॉर्मल कंडीशन। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो ये एफआरबीएम एक्ट जो लेके आएगा वो इसको डिस अलाउ कर देगा कि नहीं भाई हम प्रिंट नहीं करेंगे नॉर्मल सिचुएशन में। ठीक है। लेकिन अगर मोनेटाइज डेफिसिट है उस सिचुएशन में कर सकते हैं। वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेज, वेज एंड मीन्स एडवांस, आरबीआई गिव्स टेम्पररीली लोन फैसिलिटी टू द सेंटर अगेंस्ट ट्रेजरी बिल विदाउट कोलेट्रल बट इंटरेस्ट रेट इज चार्ज। ठीक है। आरबीआई जो है वो सेंटर को लोन भी देती है ट्रेजरी बिल के अगेंस्ट और विदाउट कोलेट्रल, बट इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज किया जाता है। टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। तो टैक्सेस जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं मेनली। ठीक है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसमें प्रोग्रेसिव टैक्स लेड ऑन इनकम और प्रॉफिट ऑफ अ पर्सन, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर, एग्जाम्पल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है। ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है रिग्रेसिव टैक्स होता है। किस पे लगाया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। इट कैन बी शिफ्टेड टू अदर, ये अदर पे शिफ्टेड किया, जैसे जीएसटी हो गया एंड सेल टैक्स हो गया। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? अ लोअर टैक्स रेट ऑन लो इनकम अर्नर एंड हायर टैक्स रेट ऑन हाई इनकम अर्नर। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है? कि कम कमाने वाले लोगों पे कम टैक्स लगाओ, ज़्यादा कमाने वाले लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाओ। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? टैक्स रेट अप्लाइड यूनिफॉर्मली रिगार्डलेस ऑफ इनकम। रिग्रेसिव टैक्स वो होता है कि इनकम को रिगार्डलेस रख के, इनकम को बिना कंसिडर किए हम सब पे समान ही टैक्स लगा रहे हैं, वो होता है रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स के बारे में देखते हैं। इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कितने प्रकार का होता है? तो एक तो इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवी होता है। ये होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्सेस। पूछ लेता है कभी कभी कौन सा जो है आपका डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, तो पहले तो यही याद रखना कि ये सारे डायरेक्ट टैक्स के पार्ट हैं। उसके बाद अपन घुसेंगे कि एक एक का मतलब क्या है, इनकम टैक्स का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या है। बट इतना याद रखो कि ये सारे जो हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनकम टैक्स क्या होता है? टैक्स लेविड ऑन एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एनी टैक्स पेयर अदर देन कंपनी। ठीक है। टैक्स जो लगाया जाता है किसी भी इंडिविजुअल पे या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे या एनी टैक्स पेयर अदर देन कंपनी, कोई भी टैक्स पेयर जो कंपनी नहीं है उस पर अगर टैक्स लग रहा है तो वो आएगा आपका इनकम टैक्स के ब्रैकेट में। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स वो होता है टैक्स लेविड ऑन प्रॉफिट ऑफ कंपनी, अगर कंपनी के प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है वो होता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट आता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या होता है? टैक्स लेविड टू मेक जीरो टैक्स पेइंग कंपनी
पे अ मिनिमम टैक्स टू गवर्नमेंट। ठीक है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या है? ये टैक्स लेवी किया जाता है टू मेक जीरो टैक्स पेइंग कंपनीज, जो जीरो टैक्स पे करती हैं कंपनी, उनमें मिनिमम टैक्स टू गवर्नमेंट तो कम से कम दें, उन पे जो टैक्स लगाया जाता है वो होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है? टैक्स लेविड ऑन डिविडेंड्स दैट अ कंपनी पेज टू शेयर होल्डर। तो बेसिकली शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड आता है उस पर भी टैक्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स ही है। नेक्स्ट आता है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन क्या होता है? टैक्स लेविड ऑन ऑल ट्रांजैक्शन डन ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी हम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, वो सारे ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगते हैं। वो टैक्स कौन से होते हैं? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोले जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है? इट इज़ लेविड व्हेन पेमेंट इज मेड बाय ए नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर एंड एनुअल पेमेंट एक्सीड्स 1 लाख इन 1 फाइनेंशियल ईयर। ये टैक्स लगाया जाता है कब? जब पेमेंट जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, जो नॉन रेसिडेंट है यहाँ का, और नॉन रेसिडेंट है और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, और उसका जो एनुअल पेमेंट है वो 1 लाख से ज़्यादा है एक फाइनेंशियल में, उसको इक्वलाइजेशन लेवी देना पड़ता है। ये भी डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। तो जीएसटी जो है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है। एंडेड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स बाई सबज्यूमिंग 17 इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या करा? ये सब कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स को एंड कर दिया, जिसमें 17 इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के और जीएसटी टैक्स लेके आ गया। जीएसटी टैक्स जो है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 में जो हुआ था उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। ड्यूअल नेचर एज, ये ड्यूअल नेचर्ड है, एज सेंटर लेविड सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट लेविज स्टेट जीएसटी। ये ड्यूअल नेचर है, इसका दोहरा स्वभाव है। क्यों? क्योंकि सेंटर भी लगाता है एक सीजीएसटी और एक स्टेट लगाता है एसजीएसटी। इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स आईजीएसटी इज लेविड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस कस्टम ड्यूटी। ठीक है, आईजीएसटी कहाँ लगता है? बेसिकली इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे प्लस कस्टम ड्यूटी पे भी लगता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी रेट्स आर म्यूचुअली अग्रीड अपॉन बाय सेंट्रल एंड स्टेट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ठीक है, इनके जो रेट्स होते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के, ये म्यूचुअली अग्री किए जाते हैं सेंट्रल स्टेट के द्वारा, और इनको कौन रिकमेंड करता है? जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है। पेट्रोलियम, टोबैको प्रोडक्ट्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, स्टैम्प ड्यूटी एंड इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस आर एग्जम्प्टेड। ये सारे टैक्सेस जो हैं जीएसटी से एग्जम्प्ट किए गए। कौन से? पेट्रोलियम, टोबैको, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, स्टैम्प ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस। आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है कि प्रेसिडेंट जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन करें। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 279A। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ काउंसिल विद मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज मेंबर। ठीक है, यूनियन फाइनेंस कमिश्नर जो होते हैं वो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, एंड द काउंसिल विद मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज मेंबर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जिन मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करती है वो मेंबर होते हैं। सेंटर हैज़ 1/3 एंड स्टेट हैज़ 2/3 वोटिंग पावर इन जीएसटी काउंसिल। सेंटर के पास 1/3 पावर होता है और स्टेट के पास 2/3 वोटिंग पावर होता है जीएसटी काउंसिल में। डिसीजन इन द काउंसिल आर टेकन बाय 3/4 मेजॉरिटी। जो जीएसटी काउंसिल में डिसीजन होता है वो 3/4 मेजॉरिटी से लिया जाता है। सरचार्ज क्या होता है? बेसिकली अ टैक्स ऑन टैक्स। सरचार्ज क्या होता है? एक तरह से टैक्स ऑन टैक्स होता है जो कि लेवी किया जाता है फॉर अ जर्नल पर्पस ऑन टैक्स पेयर विथ इनकम मोर देन 1 करोड़ पर एनम। जिनका जो इनकम 1 करोड़ पर एनम से ज़्यादा होता है उनके टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है किसी एक जनरल पर्पस के लिए। ठीक है, सेस क्या होता है? सेस बेसिकली अ टैक्स ऑन टैक्स होता है जो लेवी किया जाता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। याद रखना, सेस और सरचार्ज दोनों एक तरह का टैक्स ऑन टैक्स ही है, बट सरचार्ज जो है ये उन इंडिविजुअल पे लगाया जाता है जिनका इनकम मोर देन 1 करोड़ पर एनम है, बट सेस जो है वो टैक्स ऑन टैक्स है जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है। मसाला बॉन्ड क्या होता है? मसाला बॉन्ड्स के बारे में देख लेते हैं। रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड बाय एन इंडियन कॉरपोरेट बैंक इन फॉरेन मार्केट
अगर रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड जो इशू किए जा रहे हैं इंडियन कॉर्पोरेट और बैंक के द्वारा फॉरेन मार्केट में, उनको मसाला बॉन्ड बोलते हैं। फर्स्ट मसाला बॉन्ड वन इशूड बाय वर्ल्ड बैंक इन 2014। 2014 में पहला मसाला बॉन्ड जो है वो इशू किया गया था किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू इशू मसाला बॉन्ड। केरला जो है वो फर्स्ट स्टेट बनता है इशू करने वाला क्या? मसाला बॉन्ड इशू करने वाला। इन्वेस्टर हैव टू बियर द लॉस एंड नॉट बोरोवर। इसमें जो इन्वेस्टर होगा वो लॉस बेयर करेगा, बोरोवर जो है वो नहीं बेयर करेगा। मनी रेज कैन नॉट बी इन्वेस्टेड इन रियल इस्टेट एंड कैपिटल मार्केट। इससे जो मनी रेज किया जाएगा उसको रियल इस्टेट में या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। कैन ओनली बी इशूड टू रेसिडेंट ऑफ FATF मेंबर कंट्री हुज सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। ठीक है, ये उन्हीं रेसिडेंट को इशू किया जाता है जो FATF मेंबर ऑफ कंट्रीज़ के रेसिडेंट हो। ठीक है, जिनका सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर जो है इज़ अ मेंबर, उनका जो कंट्री वो जिस कंट्री के रेसिडेंट है वो कंट्री जो होनी चाहिए वो किसकी मेंबर होनी चाहिए? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन की मेंबर होना चाहिए। फंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बाय गवर्नमेंट आर्टिकल 267 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कंसोलिडेटेड फंड कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है? आर्टिकल 267 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्स्टिट्यूट होता है क्या? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑल गवर्नमेंट रेवेन्यूज़, बोरोइंग, रिसीट, ये सब कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड में जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है या बोरोइंग है या रिसीट है वो सब क्रेडिट होते हैं कहाँ पे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिसीट एक्सेप्ट आइटम्स आर डन फॉर इट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट एक्सेप्शनल आइटम आर डन फ्रॉम इट। गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर अगर कुछ एक्सेप्शनल को हटा दे तो वो यहीं से किए जाते हैं। पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज़ नीडेड फ्रॉम बिफोर ड्राइंग मनी। अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल ज़रूरी है। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन कंसोलिडेटेड फंड। सारे स्टेट के पास अपना खुद का अलग से एक कंसोलिडेटेड फंड होता है। नेक्स्ट आता है आपका कंटिजेंसी फंड। ठीक है, कंटिजेंसी फंड क्या होता है? ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूटेड विद अ कॉर्पस ऑफ 500 करोड़ टू मीट एनी इमरजेंसी एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। जो कंटिजेंसी फंड होता है उसमें बेसिकली 500 करोड़ का कॉर्पस रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए या कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए जो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर मीट करना, उसके लिए। सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री होल्ड्स इट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इसको कौन होल्ड करता है? सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्ट्री होल्ड करती है। फंड इज़ रिम्बर्स्ड टू इट्स फुल कैपेसिटी आफ्टर ईच ड्राइंग। अगर इसमें से कुछ भी पैसा निकाला जाता है तो इसमें फिर उतना पैसा रिम्बर्स किया जाता है। ठीक है, जितना निकाला जाता है उतना रिम्बर्स किया जाता है। हमेशा इसको 500 करोड़ मेंटेन किया जाता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज़ नीडेड आफ्टर ड्राइंग। इसमें से पैसा निकालने के बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल ज़रूरी होता है। ईच स्टेट हैज़ इज ओन कंटिजेंसी फंड। ठीक है, याद रखना कि सारे स्टेट के पास अपना कंसोलिडेटेड फंड तो होता ही है, उसके साथ साथ कंटिजेंसी फंड भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का। पब्लिक अकाउंट इंडिया में क्या होता है? ट्रांजैक्शन वेयर गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ बैंकर आर डन फ्रॉम इट। जहाँ पे गवर्नमेंट जो है कि बैंकर के तरह पे काम करती है, वो सारे पैसे जो हैं वो सारे ट्रांजैक्शन जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी में किए जाते हैं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में किए जाते हैं। दिस फंड डू नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट एंड हैव टू बी पेड बैक टू देयर राइटफुल ऑनर। ये जो है वो गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं करते हैं ये सारे पैसे जो है ये राइटफुल ऑनर को पे बैक होने चाहिए। पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज़ नॉट नीडेड बिफोर ड्राइंग मनी। अगर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो उसके लिए पार्लियामेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन पब्लिक अकाउंट। सारे स्टेट का अपना अलग से एक पब्लिक अकाउंट होता है। नेक्स्ट देखते थे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। फिस्कल ड्रैग। फिस्कल ड्रैग क्या होता है? इन्फ्लेशन पुशिंग इनकम इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट रिजल्टिंग इज़ नो इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से जो इन्फ्लेशन जो है वो पुश कर रहा है इनकम को हायर टैक्स ब्रैकेट में, बट रिज़ल्ट जो है वो परचेजिंग पावर जो है उसमें हम इंक्रीज़ ही नहीं हो रहे। जैसे लेट से आपकी सैलरी 1 लाख थी, ठीक है, नेक्स्ट साल 5% का इंक्रीमेंट हुआ तो 5% इसमें इंक्रीज़ हो गया, तो अब नेट जो आपकी सैलरी अभी 1 लाख समथिंग हो गई, बट सामान का भी दाम जो है वो बढ़ गया, इन्फ्लेशन भी उतना बढ़ गया, तो आप इस इंक्रीज्ड मनी के साथ उतना ही सामान खरीद पा रहे हो जितना पिछले साल आप 1 लाख के साथ खरीद पा रहे थे। तो इसको क्या बोलते हैं? फिस्कल ड्रैग बोलते हैं कि आपका
इनकम टैक्स का ब्रैकेट बढ़ गया, ठीक है, आप टैक्स ब्रैकेट ज़्यादा आ गया, टैक्स ज़्यादा देने लगे आप, ठीक है, तो इसलिए आपका पैसा कम हो जा रहा है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ ही नहीं रही है, भले से आपकी सैलरी बढ़ रही है, उससे टैक्स ही ज़्यादा जा रहा है। फिजिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है? सिचुएशन वेयर अ नेट इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक स्पेंडिंग रिमेन्स न्यूट्रल। वो सिचुएशन जहाँ पे जो नेट इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन जो होता है और पब्लिक स्पेंडिंग जो होती है वो न्यूट्रल रहता है, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल न्यूट्रलिटी बोलते हैं। Absolutely, here is the same extracted content now organized under clear understanding with all important words bolded and nothing missed, ठीक है। क्राउडिंग आउट क्या होता है? अ सिचुएशन वेयर इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स लीड टू रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। क्राउडिंग आउट क्या होता है? बेसिकली एक सिचुएशन होता है जहाँ पे इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो किसको लीड करते हैं? रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया, इसको क्राउडिंग आउट बोलते हैं। पंप प्राइमिंग क्या होता है? स्टिमुलेटिंग एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ रिसेशन थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंटरेस्ट रेट एंड टैक्स डिडक्शन। पंप प्रीमिंग क्या होता है? बेसिकली जब हमारी इकोनॉमी रिसेशन से गुजर रही है तो उस इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है, कैसे? गवर्नमेंट स्पेंडिंग करके या इंटरेस्ट रेट को कम करके, टैक्स डिडक्शंस को बढ़ा के, ठीक है, टैक्स रिडक्शन करके पंप किया जाता है मनी को इकोनॉमी में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पंप प्रीमिंग। ट्विन डेफिसिट क्या होता है? ट्विन डेफिसिट बेसिकली आपका साइमल्टेनियसली वर्सेनिंग ऑफ करेंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट इन एन इकोनॉमी। जब आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट किसी इकोनॉमी का साथ में ख़राब होने लगे, उसको क्या बोलते हैं? ट्विन डेफिसिट। फिजिकल क्लिफ क्या होता है? सिचुएशन वेयर फिजिकल फैक्टर कॉज सीवियर इकोनॉमिक डिक्लाइन। जहाँ पे आपका फिजिकल फाइनेंशियल फैक्टर्स जो है वो सीवियर इकोनॉमिक डिक्लाइन को कॉज करते हैं, उसको फिजिकल क्लिफ बोलते हैं। इकोनॉमिक स्टिमुलस क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड एफर्ट टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग अ रिसेशन। ये इकोनॉमिक स्टिमुलस उसको बोलते हैं जिसमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लिया जाता है, किस लिए? ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर पाएँ, कब? रिसेशन के टाइम में, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है? मेजर्स इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट सच एज लोअरिंग टैक्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कोई गवर्नमेंट मेजर ले रही है, ठीक है, वो टैक्स रेट कम कर रही है, किसके लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उसको फिजिकल स्टिमुलस बोलते हैं। मॉनेटरी स्टिमुलस क्या होता है? मेजर्स इनेक्टेड बाय सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक द्वारा मेजर इनेक्ट किए जाते हैं, सच एज लोअरिंग इंटरेस्ट रेट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें क्या होता है? मॉनेटरी स्टिमुलेशन में ये बेसिकली सेंट्रल बैंक ये मेजर लेती है जिसमें टैक्स रेट को लोअर करती है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए। नेक्स्ट आता है सोवरेन डेब्ट क्राइसिस। इसमें क्या होता है? अ क्राइसिस फेस्ड बाय अ नेशन टू रीपे द लोन टेकन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस इन फॉरेन करेंसी। सोवरेन डेट क्राइसिस, सोवरेनिटी ही उसकी सोवरेनिटी डेट जो है वो क्राइसिस में आ जाती है जब कोई कंट्री जो है वो किसी फॉरेन करेंसी में लोन ली है फॉरेन सोर्सेज से और वो लोन पे करने के सिचुएशन में नहीं है, तो वो सिचुएशन क्या होता है? सोवरेन डेट क्राइसिस होता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन। स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या होता है? डेट सिक्योरिटीज़ दैट आर ऑक्शन्ड बाय आरबीआई टू रेज लोन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या होता है? ये एक तरह से डेट सिक्योरिटी होती हैं जो कि आरबीआई के द्वारा ऑक्शन की जाती हैं, जिसमें लोन रेज किए जाते हैं, किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ऑफ बजट फाइनेंसिंग क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट दैट इज़ नॉट फंडेड थ्रू द बजट। ये बेसिकली एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है जो कि बजट के द्वारा फंडेड नहीं है, उसको ऑफ बजट फाइनेंसिंग बोलते हैं। पेपर टैक्स क्या होता है? टैक्सेस दैट डू नॉट ब्रिंग लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। वो टैक्सेस जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू नहीं लेके आते उनको पेपर टैक्स बोलते हैं। जैसे वेल्थ टैक्स जो है वो ज़्यादा रेवेन्यू नहीं लेके आता है। गिफ्ट टैक्स है जो वो भी ज़्यादा रेवेन्यू नहीं लेके आता है। एंड स्टेट ड्यूटी दैट आर नॉट एबॉलिस्ड, वो भी ज़्यादा रेवेन्यू नहीं लेके आता है, बस वो पेपर पे ही टैक्सेस, उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं अपना, ठीक है, इसलिए उसको पेपर टैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बजट के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 112 मैंडेट सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रेजेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर इन द पार्लियामेंट। फेयर एनफ। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बजट क्या होता है? ये एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट होता है
द वर्ड बजट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड मेंशन नहीं है, इंस्टेड ऑफ दैट क्या मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। प्रिपेयर्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये बजट कौन प्रिपेयर करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करता है। फाइनेंस मिनिस्टर इज द हेड ऑफ बजट मेकिंग कमेटी, बजट मेकिंग कमेटी के हेड कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। रिसेंट बजट रिफॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं। बजट प्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट इज प्रीपोन टू 1 फरवरी, जो बजट प्रेजेंट किया जाता है उसको प्रीपोन किया गया, कब किया गया, 1 फरवरी को। रेलवे बजट दैट वाज ऑनगोइंग सिंस 1924 was merged with जनरल बजट इन 2017, 2017 में क्या किया गया, रेलवे बजट को, ये जो ऑनगोइंग बजट था ये रेलवे बजट अलग से आता था और यूनियन बजट अलग से आता था, बट 2017 में रेलवे बजट को मेन बजट से मर्ज कर दिया गया। नो वोट ऑन अकाउंट, इसमें वोट ऑन अकाउंट पे वोटिंग की जो प्रोसीजर था उसको ख़त्म कर दिया गया। प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आर रिमूव, इसमें जो प्लान है और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट था उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। ये रिसेंट बजट के रिफॉर्म्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ बजट, टाइप ऑफ बजट, बजट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। एक तो फुल बजट, फुल बजट क्या होता है, एस्टिमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर फॉर द होल ईयर। फुल बजट क्या करता है, पूरे साल के लिए रिसीट और एक्सपेंडिचर पे एस्टिमेट देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरिम बजट। इंटरिम बजट क्या होता है, फुल बजट ऑफ द लास्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट टर्म्स जस्ट बिफोर इलेक्शन। इंटरिम बजट क्या होता है, बेसिकली एक फुल बजट होता है ऑफ द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का पूरा बजट होता है ऑफ द गवर्नमेंट्स टर्म जस्ट बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन के पहले वाला जो बजट होता है उसको इंटरिम बजट बोलते हैं। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, ओनली डील्स विथ एक्सपेंडिचर एंड इज एन एडवांस टू इनेबल द गवर्नमेंट टू कैरी ऑन अंटिल अ फुल बजट इज पास। तो बेसिकली वोट ऑन अकाउंट जो होता है ये बेसिकली उन एक्सपेंडिचर्स एंड एडवांस को इनेबल करता है गवर्नमेंट को कैरी कर, जो कि गवर्नमेंट को कैरी कर सके जो जब तक कि फुल बजट जो है नहीं पास किया जा सके, ठीक है। इलेक्शन के पहले इंटरिम बजट आता है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट रहेगी कि नहीं रहेगी इसका वो नहीं है, तो इसलिए वो इंटरिम बजट हो। अगर इलेक्शन के पहले वाला बजट है तो वो इंटरिम बजट है। वोट ऑन अकाउंट मिलता है कि हाँ भाई जब तक इलेक्शन ना हो जाए तब तक आप सरकार चला पाओ, उतना पैसा आपको मिल जाए। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इंक्लूड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर incurred regularly and running incurred regularly in running of business। रेवेन्यू बजट क्या होता है, बेसिकली इंक्लूड करता है वो इनकम और एक्सपेंडिचर को जो कि रेगुलर रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए ज़रूरी है, जैसे सैलरी हो गया या रेंट हो गया। कैपिटल बजट क्या होता है, इंक्लूड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एसेट क्रिएशन, जो एसेट क्रिएशंस के लिए जो एक्सपेंडिचर लगते हैं उसको बजट कैपिटल बजट बोलते हैं। इसमें मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा आते हैं। बैलेंस बजट क्या होता है, बजट इन विच रेवेन्यू आर इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जिसमें रेवेन्यू जो है वो इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है उसको बैलेंस बजट बोलते हैं। बजटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, जिसमें बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड एंड अप्रूव्ड फॉर ईच न्यू पीरियड, जिसमें सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो जस्टिफाइड होने चाहिए और अप्रूव होने चाहिए फॉर ईच न्यू पीरियड, सारे नए पीरियड के लिए जहाँ पे ये सारा कुछ जस्टिफाइड हो, अप्रूव्ड हो, वो जीरो बेस्ड बजट बोलते हैं। जेंडर बजट क्या होता है, बजट विच एलोकेट फंड्स ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, वो बजट जो कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए फोकस करता है, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए एलोकेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, जेंडर बजटिंग बोलते हैं, ठीक है। आउटकम बजटिंग एक कॉन्सेप्ट आता है। आउटकम बजटिंग क्या होता है, एनालाइजेस प्रोग्रेस ऑफ ईच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड इट्स यूजेस ऑफ बजट आउटले। आउटकम बजटिंग क्या होता है, ये बेसिकली एनालाइज करता है प्रोग्रेस ऑफ ईच मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, सारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को एनालाइज करता है और इसके बजट आउटले के यूसेस को एनालाइज करता है, उसको क्या बोलते हैं, आउटकम बजटिंग। इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या होता है, टेकिंग लास्ट ईयर्स बजट फिगर्स एंड एडिंग सब्सट्रैक्टिंग अ परसेंटेज टू गेट करेंट ईयर बजट एस्टिमेट। सो बेसिकली इंक्रीमेंटल बजटिंग वो होता है जिसमें हम लास्ट ईयर के बजट के फिगर्स को लेते हैं और उसमें कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं एक परसेंटेज को टू गेट द करेंट ईयर बजट, इस साल के बजट के एस्टिमेट को लेके आने के लिए, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड बजट, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या होती है, अ टॉप डाउन मेथड ऑफ बजटिंग दैट डिटरमाइंस अमाउंट ऑफ इनपुट्स नीडेड टू सपोर्ट लार्जेस्ट टारगेट सेट, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या होती है, एक ये टॉप डाउन मेथड ऑफ बजटिंग है जो कि क्या डिटरमाइन करती है, अमाउंट ऑफ इनपुट्स को
जो कि नीडेड हैं किसके लिए, टारगेट को सपोर्ट करने के लिए। वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग क्या होती है, द प्रोपोजिशन दैट एवरीथिंग इंक्लूडेड इन द बजट शैल डिलीवर टू द बेस्ट वैल्यू ऑफ द इकोनॉमी, ये वैल्यू बेस्ड बजटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन बजट 2025-26 के बाद कुछ हमारा इंपॉर्टेंट टर्म की हाईलाइट और थीम्स के बारे में देख लेते हैं। की हाईलाइट और थीम्स क्या है बजट 2025-26 का। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट करा है, ठीक है। इनका 8th स्टेट बजट है। 1 फरवरी 2025 को इन्होंने फिस्कल ईयर 2025-26 के लिए प्रेजेंट करा था। ही सरपास द रिकॉर्ड ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। इन्होंने क्या करा, मोरारजी देसाई जो थे फाइनेंस मिनिस्टर, उनके रिकॉर्ड को सरपास कर लिया है और ये बन गई हैं 8वीं बार स्टेट बजट, 8 बार यही खुद से मतलब बजट कर रही है। इसके पहले ये रिकॉर्ड जो था वो मोरारजी देसाई के पास था। ग्रेट तेलुगु पोएट एंड प्ले राइटर गुराजाडा अप्पाराव सेड अ कंट्री इज नॉट जस्ट अ सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल, ठीक है। तेलुगु पोएट हैं और प्ले राइटर हैं, क्या नाम है, गुराजाडा अप्पाराव। इन्होंने क्या बोला था कि कंट्री इज़ नॉट जस्ट अ सॉइल, कंट्री बस एक मिट्टी नहीं है, जबकि ये कंट्री जो है वो इसके लोग हैं, ठीक है। ये ग्रेट तेलुगु पोएट गुराजाडा अप्पाराव बोले थे। फोकस ऑन सबका साथ सबका विकास, स्टिमुलेटिंग बैलेंस्ड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, ठीक है। फोकस क्या है, सबका विकास है इसका। विकसित भारत डेवलपमेंट इंडिया, जिसमें क्या होगी, 0 पॉवर्टी होगी, 100% जो होगा आपका गुड क्वालिटी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन होगा, एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर मिलेगा, 100% स्किल्ड लेबर होंगे विथ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, 70% वीमेन जो होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी में होंगी। फार्मर्स मेकिंग आवर कंट्री द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, फार्मर जो होंगे वो हमारे कंट्री को क्या बनाएंगे, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे। प्रपोज्ड डेवलपमेंट मेजर्स क्या हैं इस साल के, ठीक है। फोकस ऑन 10 ब्रॉड एरियाज, गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। ये 4 एरिया जो हैं वो इसके फोकस एरिया कौन से, गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। और इसके जो 10 ब्रॉड एरियाज हैं वो देख लेते हैं। एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, रूरल प्रॉस्पेरिटी, रेजिलियंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया, MSMEs, एम्प्लॉयमेंट लेड डेवलपमेंट, इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन, एनर्जी सप्लाईज, एक्सपोर्ट प्रमोशन, नर्चरिंग इनोवेशन। ये 10 जो है इसके प्रपोज डेवलपमेंट मेजर्स हैं। 6 डोमेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म क्या है, कहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्मेटिव, कौन कौन से डोमेन में ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म लेके आना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, पावर सेक्टर में, अर्बन डेवलपमेंट में, माइनिंग में, फाइनेंशियल सेक्टर में और रेगुलेटरी रिफॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं रुपीज़ कम फ्रॉम रुपीज़ गोज़ टू, बजट वाली चीज़ें हैं। आई थिंक ये वाली चीज़ तो यूनियन बजट इससे कवर कर लेना चाहिए। यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो यहीं से कवर कर सकते हैं 2024 एंड 25 का। इसके अलावा क्या है, हाँ, मॉनेटरी RBI, मॉनेटरी पॉलिसी RBI, ठीक है। आई थिंक जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट वाला चीज़ है वो यहाँ से भी किया जा सकता है, बट ठीक है उसको अभी के लिए स्किप करते हैं। बस जो मॉनेटरी पॉलिसी, जो कोर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे अभी के लिए फोकस करेंगे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी RBI बचा हुआ है और इसके बाद है आपका बैंकिंग, सेंट्रल बैंक, रोल ऑफ, उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसको अगले वाले वीडियो में कवर कर लेंगे एंड ये स्टार्ट करेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी से, और एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे को डेडिकेट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ख़त्म करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी और से स्टार्ट करेंगे और पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है। अभी के लिए